हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि इंटीग्रल्स जो क्लास 12th का है, इसमें हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। बच्चे को काफ़ी भारी लगता है कि इसमें ये है वो है। इसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं, 10-11 आपके चैप्टर एक्सरसाइज हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मिलकर करेंगे, मेहनत हम भी करेंगे, आप भी कीजिएगा और रिजल्ट सही होगा। देखिए एक्चुअली है क्या कि या आप हमारी वीडियोस को देख लीजिए या ऑफलाइन किसी टीचर से पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये नहीं है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स जो आपका है, पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है कैलकुलस में। देखिए कैलकुलस में जो है, अच्छा एक बात और कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छे वीडियो और आप लोगों के लिए बनाऊं। ठीक है, चलिए। तो कैलकुलस को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, जिसमें लिमिट और डेरिवेटिव्स है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है जो 11th में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। और ये जो है आपका अभी इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस है आपका इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन में हम लोग ऐसे इसको पढ़ेंगे, इस 3 चैप्टर को। ये 7th है, 8th है और ये आगे का 9th का चैप्टर है आपका। अगर 7th ये चैप्टर इंटीग्रल्स आपने अच्छे ढंग से समझ लिया तो फिर इस दोनों को आपको समझने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसे हम लोग अभी खत्म करते हैं। एक चीज जानते हैं कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस क्यों पढ़ते हैं। मोटिव ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस का था क्या? तो मोटिव था कि किसी भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है, किसी ग्राफ का स्लोप ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना, यही हमारा क्या था, मोटिव था कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का पढ़ने का। इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने का जो हमारा मोटिव था वो था ये जो एरिया है, बाउंडेड एरिया बाय जो कर्व है, ये जो एरिया है, इसको जानने के लिए इसका इंटीग्रल कैलकुलस का पढ़ने का हमारा मोटिव था। ये इंटीग्रल कैलकुलस का था और ये डिफरेंशियल कैलकुलस का था। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग वर्ड बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, डिफरेंशियल बोल देते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव जो हो गया, प्रिमिटिव हो गया, कई चीज बोलते हैं। तो आखिर कहते हैं किसको? ये देखिए कि डिफरेंशियल क्या होता है, डेरिवेटिव के निकालने के प्रोसेस को, टू फाइंड आउट the process of find out the derivatives is called क्या, differentiation, और the process of find out the क्या, एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स को निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, कभी हम लोग डिफरेंशिएशन वर्ड यूज कर लेते हैं, कभी इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं और कभी एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। सारे चीज एक ही हैं, बोलने के क्रम में हम लोग इसको कहते हैं। अब देखिए कि पहले कहते किसको है, इंटीग्रेशन कहते किसको है। इंटीग्रेशन क्या है, ये भी एक सम है। हम लोगों ने पहले सम पढ़ रखा है कि जहां अगर n बराबर 0 है और n बराबर 5 है, और कुछ भी दिया हुआ है आपकी, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि n की डिफरेंट वैल्यू दे दे के प्लस प्लस करते हैं, 5 तक जो वैल्यू आती है उसको करते हैं। यानी कि ये भी सम है, लेकिन कंटिन्यूअस सम नहीं है,
ये डिस्क्रीट है, ये डिस्क्रीट सम है। ये डिस्क्रीट सम जब कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, हाँ, तो हम इसे ही इंटीग्रेशन कहते हैं, इसी को ही हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। डिस्क्रीट जब चेंज जाता है कंटिन्यूअस में तो हम इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रल कहते हैं या इंटीग्रेशन कहते हैं, इतना ठीक है। अब देखिए क्या है कि इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है इंडिफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा है क्या, डेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट इंटीग्रल से जो क्या है, हमें क्या मिलता है, फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, और डेफिनिट में हमें क्या मिलता है, इसमें एरिया ऑफ द हमें कर्व मिल जाता है। ठीक है, कर्व मिलता है, एरिया ऑफ द कर्व मिलता है। और इस दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, जिस रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसका बहुत मजेदार एप्लीकेशंस है और काफी एप्लीकेशंस है, जो हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, जैसे हम लोग ए और बी कर देते हैं, जो भी आगे है वो आगे देखेंगे और डिटेल्स में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस को कैसे देखते हैं। ठीक है, देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या है। एक्चुअली जो इंटीग्रल्स है वो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ या रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव्स का ठीक उल्टा है। ये क्या है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ठीक उसका उल्टा है, अगर वहां मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड है, वहां प्लस है तो यहाँ माइनस है, जो आगे हम लोग देखेंगे फार्मूलाज वगैरह में। देखिए क्या है कि अगर आपने डेरिवेटिव्स के फार्मूले नहीं पढ़े हैं तो उसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। हाँ, नहीं पढ़े हैं तो इसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ठीक उसके उल्टे हैं। तो सबसे पहले उसको एक बार देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो हम लोग को और ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस है। तो इसमें क्या कहता है कि डेरिवेटिव्स में हम लोग क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है y, ये क्या है, dy dx है। ये एक कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव्स क्या है, dy dx अपने को दिया हुआ है। अगर कोई sin x है तो आप जानते हैं इसका क्या होता है, cos x होता है। हाँ, डेरिवेटिव्स ये क्या है, डेरिवेटिव्स। तो इसकी एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगी, इसका उल्टा डेरिवेटिव्स क्या होगा, इसका इंटीग्रेशंस क्या होगा। तो sin x का तो cos x है, cos x का क्या होगा, ये फंक्शन नहीं दिया हुआ है आपको, ये आपको निकालना है कि cos x दिया हुआ है तो इसकी एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगी अपने पास। dy dx अगर है, हाँ, dy dx अगर ये फंक्शन आपको नहीं दिया गया हुआ है, dy dx दिया हुआ है तो कह रहा है फंक्शन निकालिए, किस फंक्शन का ये dy dx। ऐसे ही अगर ये cos x आपका दिया हुआ है तो क्या होगा, जैसे ये sin x है तो sin x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, cos x,
तो cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, sin x होगा। ये कहना चाहता है, ये ठीक इसका उल्टा। तो हमें जिसका जिसका फॉर्मूला याद है ठीक इसे उल्टे करते जाएंगे, ये अपना निकलता जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना हो तो cos x dx इक्वल टू क्या होगा, sin x प्लस सी। ध्यान से समझिएगा इसको, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। अगर हमें निकालना है cos x का कि cos x dx का क्या होगा, इसका cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये sin x होगा। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x होगा। तो मैथमेटिकली इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, बोलते ऐसे ही हैं, cos x का इंटीग्रेशन sin x। मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to x is sin x। ठीक है, ये सी को भी भूल जाइएगा। इसको हम लोग बोलते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x है। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम लोग, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x इज sin x। ये sin x है, इसके रेस्पेक्ट में जो हम इंटीग्रेशन इसको किए हैं तो क्या है, sin x है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन जो है इसका डिफरेंशिएशन का, हम लोग ऐसे ही करते हैं, dy dx f x। तो ये चीज क्या बेसिक चीज हम लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत की जरूरत नहीं। एक एक चीज को आप समझते जाइए बेसिक उसको, क्योंकि इसको देखिए कोई साइंस वाले तो देख ही रहे हैं, जो सीबीएसई वगैरह का सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो आर्ट्स में कॉमर्स में जिनकी मैथमेटिक्स है वो भी इसको देख रहे हैं, और जो एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख रहे हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, समझ के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहते हैं कि dy dx ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, cos x। क्लियर है। अगर हम फिर कहते हैं कि dy dx sin x प्लस 10 की क्या होगी डिफरेंशिएशन, तो भी आप कहेंगे cos x। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं कह रहा हूं cos x। ठीक है, और dy dx मान लीजिए sin x प्लस 100 है, तो भी इसका होगा cos x। ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे sin x का भी cos x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x, क्योंकि उल्टा होता है, डेरिवेटिव्स है इसका, ये हो गया। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू क्या होगा, sin x। ठीक है, अगर हम कहें sin x प्लस 10 का cos x हुआ, तो cos x का क्या होगा, sin x प्लस 10 भी हो सकता है। ऐसे ही cos x का sin x प्लस 20 भी हो सकता है, cos x का sin x प्लस 100 भी हो सकता है, यानी ये किसी भी वैल्यू के लिए हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन मालूम है कि इसका तो आपका 0 है, हाँ, तो इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग c से डिनोट करते हैं कि ये sin x c है, 10 भी हो सकती है, 20 भी है, 100 भी हो सकती है, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये किसी भी वैल्यू के लिए
ये वैल्यू हो सकता है 10 के लिए, 20 के लिए, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सी की होती है। हाँ, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडेफिनिट। इस सी की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। 10 + 20 के लिए भी cos x है, तो cos x जो है वो sin x + 20 भी हो सकती है। cos x का sin x है, तो ये 20 भी है, ये 100 भी है, कोई भी है, तो ये c इसीलिए लेते हैं। अगर ये प्लस नहीं माइनस हो तो यहां भी हमारे c प्लस और माइनस में आ जाएंगे। जो कांस्टेंट है वो प्लस और माइनस में आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारी हो गई कि इसीलिए हमें कहते हैं इसे कि c की जो डिफरेंट वैल्यू है, इसलिए ये इनडिफिनिट है। अब देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, उसको मैं बता देता हूं, इसको हटाता हूं। ये c के डिफरेंट वैल्यू के लिए, हाँ, जब हम मान लिए c बराबर 1 रख रहे हैं, c बराबर 2 रख रहे हैं, c बराबर 3 रख रहे हैं, c बराबर 4, डिफरेंट वैल्यू रख रहे हैं, तो हमें एक c1 हो गया, c2 हो गया, c3 हो गया, माइनस है मान लीजिए c2 है, माइनस c2 रख लिए हैं, हाँ, तो ये पाराबोला डिफरेंट पाराबोला मिलेगा, हाँ हमारा। और अगर इसकी x की 2 वैल्यू पे कोई भी एक हम वैल्यू ले लें, हाँ, तो ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। यही फैमिली ऑफ कर्व हमारा देगा, हाँ, ये फैमिली ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंडेफिनिट में ये फैमिली ऑफ कर्व हमारा देता है, हाँ, कि डिफरेंट वैल्यू के लिए, सी की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट पैराबोला हमें मिलेगा, हाँ, और एक वैल्यू पे जो स्लोप होगा वो हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, इसीलिए फैमिली ऑफ द कर्व कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले जान जाते हैं कि भाई इस मैच के खिलाड़ी कौन कौन है। मैच शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि इसके खिलाड़ी कौन कौन से हैं, ताकि हमें खेलने में इजी हो। पहले हम समझ लें कि कौन कौन इसमें है। तो ये देखिए, इंटीग्रेशन को हम लोग जो है इंटीग्रेशन को, ये जो साइन है ये एस का एक साइन है, जिसे हम बड़ा घिस देते हैं तो ये बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेटर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं इसको। ठीक है, इंटीग्रांड है, जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें करना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड कहते हैं। और किसके रेस्पेक्ट में कहते हैं, ये वेरिएबल है। इसे dx जो है ये dy हो सकता है, dt हो सकता है, d थीटा हो सकता है, जिसके रिस्पेक्ट में मुझे करना है, इसे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, और जो रिजल्ट निकल के आता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव्स कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कह लेते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। और क्या होता है साथ साथ, ये एक कांस्टेंट आता है जो कि इंटीग्रेशन हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जो आपने देखा नहीं है, ये कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में कभी मत भूलिएगा, हर एक का इंटीग्रेशन के बाद जो है ये कांस्टेंट लिखना जरूरी है, हाँ, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कांस्टेंट है। तो ये इतने खिलाड़ी हैं इस मैच के। बस अब हम लोगों को इसी पे आगे धीरे धीरे बढ़ना है कि कैसे करना है अपने को। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ फॉर्मूले देखते हैं। ये बेसिक चीज हम लोगों ने जान लिया, सारा कुछ कैसे है, किसको कैसे निकालते हैं, ऑपरेटर क्या है, इंटीग्रांड क्या है, आपका प्रिमिटिव क्या है, एंटी प्रिमिटिव क्या है, कैसे होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग कुछ फार्मूले देखते हैं कि फार्मूले पे कैसे है। तो ये कुछ भी नहीं है, जो आपका डेरिवेटिव्स का फार्मूला है, ठीक इसका उल्टा है। देखते हैं आगे हम लोग इसको। ठीक है, देखिए बच्चों, एक्चुअली क्या है कि हमारा कैलकुलेशन मेजर जो फंक्शन है वो हम लोग किससे गाइड होते हैं, आइलेट से गाइड होते हैं। आई हो गया हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये है अलजेब्रिक फंक्शन,
ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये है एक्सपोनेंटल फंक्शन। ये इतने फंक्शन हैं। तो इस फंक्शन के आधार पे हम लोग कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस को। में जो फंक्शन हमें जो मेजर पढ़ने हैं उसमें देखिए दो फार्मूले हैं अपने पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में कि इसको हम लोग कैसे कर रहे हैं। देखिए डेरिवेटिव्स में हम लोग जान रहे हैं कि ये डेरिवेटिव्स है और ये एंटी डेरिवेटिव है या इंटीग्रल्स है, जो भी बोल लीजिए इसको, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या होता है, डी बाई डी एक्स एन प्लस वन इजकल टू एन प्लस वन का होता है क्या, एक्सन होता है हमारा। तो ठीक चूंकि इसका उल्टा है तो एक्सन का जब हम करेंगे, एक्सन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। कैसे होगा, नहीं होगा, अब देखिए इसको निकाल कर, जिसमें जहां क्या है एक क्लॉज है कि n डज नॉट इक्वल टू -1 नहीं होंगे, ठीक है। पहले ये जान लीजिए कि -1 क्यों नहीं होंगे। ये देखिए n की पावर -1 रखिए, +1 -1 +1 तो ये क्या हो गए, ठीक है, x⁻0/0, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए n की वैल्यू कभी नहीं होगी -1। ये कैसे आगे होगी, ये हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको बताएंगे कि ये कैसे है, ठीक है। इसको देखिए कि ये कैसे हुआ, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ये देखिए अगर ये आया, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, ये क्या है अपना, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या आ गया n+1 और ये क्या आ जाएगा n+1 x माइनस होगा बाई ये हो गया। अब n+1 कट गया, x⁻n, सॉरी ये n है, ये n आ गया, तो यही x ये गिर गया तो क्या आ गया, x⁻n हो गया, ठीक है। तो x⁻n का हमारा ये हो जाएगा। देखिए इसको उदाहरण से और अच्छी ढंग से आप समझने की कोशिश कीजिए कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे कि अगर हम x⁴ करें तो इसमें क्या करते थे कि 4 को इधर लाए और x⁻3 एक कम कर दिए, ये करते थे, ये डिफरेंशिएशन होता था ना। इंटीग्रेशन में क्या होगा, ठीक ध्यान से समझिएगा कि ये उल्टा होता है, क्या है कि x⁴ होगा तो क्या हो जाएगा, x⁴ + 1 4 + 1 + c, ये क्या हो गया x⁵ 5 + c, ये हमारा हो जाएगा। यहां क्या होता था कि मल्टीपुल होता था और यहां क्या हो गया, मल्टीप्लाई होता था, यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ एक घट रहे थे और यहाँ क्या हो रहे हैं, एक बढ़ रहे हैं पावर। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन में, इस फॉर्मूला में एक पावर लेस होता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर प्लस होता है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक पावर प्लस होगा और इसमें क्या होगा, एक पावर लेस होगा। तो क्या कहे कि ठीक उल्टा होता है, तो यहाँ मल्टीपल है तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सी हमेशा याद रखिएगा देने के लिए। क्लियर है ये फॉर्मूला आपको। चलिए आगे देखते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला है, देखिए डी बाई डी एक्स, एक्स का 1 होता था तो डी एक्स का क्या हो जाएगा, x+1 होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 का ये हो जाएगा। ठीक उल्टा कहने, इसका ये डेरिवेटिव है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये है तो एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगी, x हो जाएगी। क्लियर है, ये दो मेजर हमारे इसके फॉर्मूले थे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ
ये अलजेब्रिक हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे है। ठीक है, ये देखिए ये जो कुछ फार्मूले हैं, हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये क्या है, डेरिवेटिव्स है। तो एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो यही है, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। ठीक उल्टा हमें मालूम है कि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही सारे फॉर्मूले आपके डिफरेंशिएशन के ही हैं, वो याद हैं, तो ये फटाफट आपके होते जाएंगे। ये देखिए tan x का sec स्क्वायर x होता है, डेरिवेटिव है, तो एंटी डेरिवेटिव tan x हो जाएंगे। sec स्क्वायर x का ये tan x स्क्वायर x हो गए। dx बाई dx ये cot x का cosec स्क्वायर x होता है, तो cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर x हो जाएगा। माइनस कॉट यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस कॉट का लिया है। माइनस कॉट का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, कॉटेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए कुछ और फार्मूले इसके देखते हैं हम लोग। हाँ, सो बस याद रखिए, ठीक इसका उल्टा है। ये बहुत ज्यादा मतलब वजन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं याद किए हैं तो फिर से याद कर लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको। अब देखिए दो फार्मूले को और इसमें हम लोग देखेंगे जो बचे हुए हैं, क्या होते हैं। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव होता है। ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, तो एंटी डेरिवेटिव सेक एक्स हो जाएगा। सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस सी, और फिर इसका माइनस कॉस एक्स, क्या हो रहे हैं इसके, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कॉट एक्स होते हैं, और ये एंटी डेरिवेटिव यही हो जाएगा, कॉस एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूले से में जिसका हम लोग को यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, इसको या ध्यान रखिए। चलिए अब नेक्स्ट हमारा हो गया हम लोगों ने अलजेब्रिक पढ़ लिया, ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या सब है। ठीक है, ये हमारे फार्मूले थे। तो अब देखिए इनवर्स जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें देखिए सिंपल कुछ फार्मूले सब हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये डेरिवेटिव है, तो एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे इसके, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसी ही ये देखिए माइनस कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आप देख लीजिए कि इंटीग्रेशन 2 का इसका भी यही होता है, इस फंक्शन का भी यही होता है। 1/1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी साइन इनवर्स एक्स है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। तो हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। फिर यही दोनों केस इस दोनों में भी है, ये दोनों इक्वल हैं, टेन इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स दोनों का सेम फंक्शन है। तो इसके लिए ये भी है, इसके लिए ये भी है। तो जो एग्जाम्पल में जिस सवाल में हमें जरूरत पड़ेगी जिसे यूज करने का, हम लोग उसका यूज करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए इसका जो डिवाइड एक्स स्क्वायर मोड हटा दीजिए, हाँ, एक्स √x स्क्वायर बाई 1 है, तो इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स एक्स बाई सी हो जाएगा, क्योंकि सेक्स इनवर्स सी का ये है, कॉट का ये है, तो ये कॉट और टेन का दोनों का ये है, तो कॉट और टेन का दोनों का सेम आ रहा है, ये हो रहा है। एक है आपका इसमें एक और फॉर्मूला है, d/dx माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। हाँ, इसका होता है, मिटाता हूँ, 1/x √x स्क्वायर बाई 1 होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने का काम नहीं है, यहाँ माइनस एक्स है, ये अगर हम नहीं लेते कॉस स्क्वायर बराबर तो क्या होता है, इधर माइनस होता, इसलिए माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, इसलिए
माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का, कॉस एक्स इनवर्स एक्स का आपका ये हो गया। तो अब इसका जो हम लेंगे इंटीग्रेशन, तो ये यही हो जाएगा, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट का था, ये सेक हो गया। फिर इसी का जो है आप लेंगे 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कॉस एक्स का सेक इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स का दोनों का सेम हो रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसे यूटिलाइजेशन होगा हम लोग यूज कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स का सेम है, टेन इनवर्स एक्स का माइनस कॉट इनवर्स एक्स का सेम है, कॉस इनवर्स एक्स का और माइनस कॉस एक्स इनवर्स एक्स का दोनों का सेम है। जैसे जैसे हमें यूटिलाइजेशन पड़ेगा सवाल में वैसे वैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। क्लियर है इतने फॉर्मूले? चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग आगे से। हमारा इनवर्स भी खत्म हो गया। एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इंटीग्रेशन में जो भी सी से शुरू हो रही है, कॉस एक्स है, कॉस है, कॉट है, वो सारे निगेटिव में है इंटीग्रेशन में। हाँ, वो चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप डेरिवेटिव से जब एंटी डेरिवेटिव में जाइएगा तो वो देखिएगा सारे आपको माइनस में मिल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और इनवर्स में भी, दोनों में, ठीक है। चलिए अब कुछ फार्मूला हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल का। ये देखिए dy dx x टू द पावर x का इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिद्दी भी, स्टेबल भी कहते हैं। इसका सेम रह जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में भी हम जब e टू द पावर x dx का निकालते हैं तो e टू द पावर x ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिद्दी है। जैसे इसमें था वैसे ही उसमें है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए डी बाई लॉग एक्स का, लॉग मॉड एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x का क्या होगा, dx, ये होगा लॉग मॉड एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। ये क्या है कि देखिए अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था x टू द पावर n प्लस वन, वहाँ मैंने कहा था n डज नॉट इक्वल टू -1। ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। यहाँ निकालने पे आपको ये रिजल्ट मिलेगा, 1/x जब आप डालेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब कहिएगा कि मॉड एक्स क्यों दिया है आपने, तो क्या होता है डोमेन के क्या होता है कि डोमेन का लॉग का फंक्शन जो होता है कभी निगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव होता है, हाँ? इसलिए हमने इसे मॉड एक्स दिया है। क्लियर है? क्योंकि वहां फिर से आप वही देखिएगा, यहाँ लगाइएगा 0 0, वो आएगा नहीं, इनडेफिनिट का अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस ढंग से लगा के, जैसे ही हम देखें कि -1 आ रहा है तो इस ढंग से हम लोग लगा के करेंगे, ठीक है। अब ये दूसरा देखिए, इसको समझिए और अच्छे ढंग से आप कि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है a टू द पावर x का, वो क्या होगा, a टू द पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो होता है a टू द पावर x का वो क्या होता है, a टू द पावर x log a बेस e तो रहेगा। अब देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अपने को अगर इसको ही हम पहले इधर ले आए तो क्या होगा, ये इसको जब इधर ले आएंगे तो a टू द पावर x log a ई बेस है, इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या होगा, ये तो आपका कांस्टेंट है, तो 1 log a और a टू द पावर x का क्या हो जाएगा, a टू द पावर x log a, ये log a कट जाएगा तो क्या बच जाएगा अपने पास a टू द पावर x, ये a टू द पावर
x अपने पास आ जाएगा, इसीलिए हमने इसको कर दिया है ऐसे। तो जब a टू द पावर x का आप करेंगे तो यही डिफरेंशिएशन यही आ जाएगा आपका a टू द पावर x log e बेस होगा ऑफ कोर्स प्लस c। ये आपका बेसिक एक्सपोनेंशियल का आपका फार्मूला है, ठीक है। चलिए कुछ इसमें एक दो चीज और देख लेते हैं हम लोग, हैं कि जब इसे रब कर रहा हूं मैं, देखिए एक्सपोनेंशियल में जो है हमारा ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ये क्या है कि अगर कोई e टू द पावर ax प्लस b कोई लीनियर फंक्शन है, कोई लीनियर फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन जो होगा तो e टू द पावर ax प्लस b होगा और ax प्लस b का जो है डिफरेंशिएशन आ जाएगा, प्लस c तो हमारा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही a टू द पावर pq प्लस px प्लस q है, लीनियर फंक्शन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो a टू द पावर x तो रहेगा ही रहेगा, हाँ, log a ऑफ कोर्स e बेस और क्या px प्लस q का डिफरेंशिएशन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सी है, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लीनियर फंक्शन के केस में आपका फार्मूला है इंटीग्रेशंस का, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, दो प्रॉपर्टी हैं इसके, उस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। बेसिक सी प्रॉपर्टीज है ये, जो ये कहता है पहला प्रॉपर्टी की कोई फंक्शन है, अगर वो एडिशन, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन है कि कोई एडिशन से दो फंक्शन अगर जुड़े हुए हैं, हाँ, तो उसको अलग अलग करके भी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हाँ। जैसे अगर इसका एफ एक्स जी प्लस माइनस जी एक्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स के साथ भी होगा, प्लस माइनस जो भी साइन है वो रहेगा, फिर इसका इंटीग्रेशन इसके पास भी जाएगा और जी एक्स डी एक्स का इसका इंटीग्रेशन करेगा, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्लियर होगा। दूसरा आपका कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उसके बाद उस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दो बेसिक सा प्रॉपर्टीज था, हाँ, जो हम लोगों ने इसे यूज करना है आगे। तो चलिए कुछ अब इस पे सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये हमारा सवाल है कि इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो सीधी सी क्या करना है अपने को कि दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा है हम लोगों ने, क्या x 3 to the power 2 dx प्लस 1 dx को सिर्फ dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग i लिख लेते हैं, या बराबर कर लेंगे, i लिखते हैं इंटीग्रेशन का। तो इसका हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या, यहीं पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या x टू द पावर n इक्वल टू n प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है, यही होता है ना। तो इसको देखिए आराम से, x डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 3 2 प्लस 1 3 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस क्या होगा c को ध्यान रखिएगा, प्लस मान लीजिए इसको c1 है और इसका तो x होता है, फिर इसका c होगा। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ dx बराबर क्या होगा, x होगा 1 का, ठीक है। ये दो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है, इसी दोनों फार्मूला का यहाँ यूटिलाइजेशन किया गया है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, x 5/2 प्लस x करेंगे और c1 है, इसको c2 कर ले, दोनों के लिए क्या होगा, एक हम c कांस्टेंट रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने भाग में हम बांटेंगे सभी के लिए एक हमारा कांस्टेंट तो आएगा ही, वेरिएबल्स आएगा ही, हाँ सॉरी वेरिएबल कहते हैं, कांस्टेंट तो आएगा ही। c1 अगर 3 रहता 4 रहता तो c1 c2 c4 रहता, लेकिन ये तो निश्चित है ना कि एक कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम लोग उस कांस्टेंट को सिर्फ एक कर लेते हैं कि ये है, ये c क्या है, c1 और c2 का ये है उसके बदले। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई x
5/2 by 5/2 x to the power 5/2 by 5/2 प्लस x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। क्लियर है? ये 7.1 चैप्टर जो है बिल्कुल आपका फार्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं, फार्मूला का यूटिलाइजेशन कीजिए, देखिए और आपका साथ साथ बनेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और भी सवाल को लेके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये दूसरा सवाल है, देखिए इसको ध्यान से, इसमें भी कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ आप सेपरेट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ या x 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 e to the power x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। इसको अलग अलग लिख लीजिए। अब इसको देखिए, x to the power n, इसको क्या लिखेंगे, x to the power n+1 by n+1 प्लस c प्लस इसका क्या होगा, e to the power x का e to the power x ही होता है अपने पास, 2 कांस्टेंट e to the power x माइनस 1/x का क्या होता है, log mod x होता है, प्लस c। तो ये क्या हो गया, 2 3 5 x to the power 5/2 by 5/2 प्लस 2 e to the power x माइनस log mod x प्लस c। सब में c आएगा, इसमें भी c आएगा। तो अभी आपको बताया कि ये c1 हो गया, c2 हो गया, c3 हो गया, सभी के लिए हम लोग लिखते नहीं हैं बार बार, एक ही बार एक कांस्टेंट हम लोग c ले लेते हैं। अब इसमें फार्मूला कौन कौन सा यूज किया आपने, हम लोगों ने क्या, एक x to the power n इजकल टू n प्लस x to the power n+1 और n+1, दूसरा e to the power x इजकल टू e to the power x, तीसरा 1/x इजकल टू log mod x। ये 3 फार्मूला हम लोगों ने इसमें यूज किया। ठीक है, इस 3 फार्मूले से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो और सवाल को हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इसको खत्म करते हैं। बहुत इजी है, 7.1 सिर्फ फार्मूले कैलकुलेशन है, दोबारा बोल रहा हूं मैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं, किसको कैसे करना है कि sin x है प्लस cos x है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि sin x dx cos x dx, कुछ किया नहीं है, बस अलग अलग इसे कर दिया जो आपने देखा है। इसको sin x का क्या होता है, sin x का होता है माइनस cos x, और cos x का क्या होता है sin x प्लस c। ये आपका हो गया, इसमें कोई फॉर्मूला ज़्यादा यूज हुआ नहीं है। sin x dx बराबर क्या होता है, माइनस cos x dx, c है इसलिए माइनस है, और ये आपका cos x का इसका होता है sin x होता है, ये cos x c। तो ये दोनों के लिए बता ही रखे हैं पहले आपको कि दोनों के लिए c अलग अलग होगा, एक c करना है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। इससे पहले देखिए, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे के नोट्स आपके अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल रहेंगे, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्लास 7 से लेके क्लास 10th तक साइंस और मैथ का एक फ्री क्लासेस शुरू किए गए हैं। हर एक लड़का उसमें जो भी चाहे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, 7th से लेके 10th तक के लिए। उस डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप कंटैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट सवाल को देखिए, इसको क्या है, इस सवाल को भी आपका निकालना है, तो इसको देख लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं क्या, cos x स्क्वायर एक्स प्लस cosec x cot x dx। ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको ऐसे कर दीजिए, cosec स्क्वायर x
डी एक्स प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। इसे अलग अलग कर दिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस सेक एक्स प्लस सी, दोनों के लिए एक सी आ गया। यही आपका आंसर आ गया। डिफरेंशिएशन ये आपका निकल गया। एक सवाल और देख लीजिए आप इसी पे। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को क्या करिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। इसको भी यही कर दीजिए आप। हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स, ओके, डी एक्स। अलग अलग कर दीजिए इसको। तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका देखिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? टेन एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स का क्या होता है? टेन एक्स सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी। ये आपका टोटली फार्मूला आपको याद है तो ये आपका निकलता जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या रहा है? फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ। एंटी डेरिवेटिव जो है इंटीग्रेशन है आपका, कैपिटल एफ दे दिया है, एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। जो फंक्शन है डिफाइन ऐसे किया गया, एफ एक्स की वैल्यू ये है, जहाँ एफ एंटी डेरिवेटिव अगर एक्स जीरो है तो ये इसकी वैल्यू है। यानी कि आपको दिया गया हुआ है फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो है कैपिटल है, डी एक्स बराबर क्या है? ये इंटीग्रेशन ऑफ ये एफ एक्स 4x क्यूब माइनस 6 डी एक्स। ये आपको दिया गया हुआ है तो इसको निकाल लीजिए आप। ये दिया हुआ है आपका तो इसको अलग अलग कर लीजिए। एफ 4x क्यूब डी एक्स माइनस 6 बाहर डी एक्स 1 हो गया ये। तो इसका क्या हो गया? एक्स टू द पावर n, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस सी। ठीक है, ये कट गया तो ये आपका आ गया x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस सी। जो एफ एक्स है, जो कैपिटल F दिया गया हुआ है आपके पास, ये यही है। तो ये F जो है कितना है? x की वैल्यू 0 दिए हुआ है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या है? 3 है, ये है 3। तो अब आप देखिए x टू द पावर 0 की वैल्यू डालिए तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस ये भी 0 प्लस सी यानी कि 3 आपकी हो गई। सी की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। यानी कि अब इसको आप इसमें डालेंगे वैल्यू, जो ये है अपना, ये जो अपना है। अब देखिए 3 जो वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को आप इसमें रख के पुटअप करके देखिए तो f बराबर क्या हो जाएगी? एफ एक्स बराबर आपकी जो है x टू द पावर 4 प्लस 6x प्लस 3, ये आपकी आ जाएगी। और अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं रहा, क्योंकि c की वैल्यू अब आपकी क्या आ गई? फिक्स आ गई। जब फिक्स वैल्यू आ गई तो इंडेफिनिट खत्म हो गई, इसकी एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें विशेष, सिर्फ लिखने के लिए लैंग्वेज में ऐसे इन्होंने लिखा है कि आपको सिर्फ समझना है कि करना क्या है, कुछ करना नहीं था विशेष। इस फंक्शन को जो है एफ कैपिटल को लिख दिया है एंटी डेरिवेटिव्स का, जो क्या है? एफ एक्स है, डी एक्स है, और ये वैल्यू आपका ये दिया हुआ है फंक्शन का। और इसको आप सिंपल सा है, इसको ये अलग कर दीजिए, दोनों को फार्मूला निकाल लीजिए। एक्स टू द पावर n का फार्मूला लगा हुआ है n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, उसी की फार्मूला है, और कुछ करना नहीं है। एक है ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर एक्स जो है आपका वो, ये एक फार्मूला, दो फार्मूला आपका यूज हुआ है।
एफ की वैल्यू 0 डाल, एक्स की वैल्यू 0 डाल दीजिए और ये निकल गया आपका क्लियर। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। और फिर हम लोग अब 7.1 का जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो और भी इसकी फार्मूला का यूजेस करेंगे और फिर देखेंगे कैसे ये बन रही है। ठीक है।